नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सीनियर फाउंडेशन राम सिंहपुरा ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रतन चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय की चर्चा करेंगे। नहीं किया था, हम अपना बदला लेने के लिए आपसे झूठ बोले थे। इसी से क्रोधित होकर वालिद ने सूर्या देवी और परमल देवी को जिंदा दीवार में चुनवा देता है। ये था दोस्तों अरबों का प्रमुख या अरबों का आक्रमण, जो सिंध पर होता है 712 ईस्वी में। इसी के साथ दोस्तों अरबों का आक्रमण यहीं पर समाप्त होता है। जो आपके लेसन है इसमें अरबों का आक्रमण की ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो जितना था वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। आशा करता हूँ आपको ये अरबों का आक्रमण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, एक बार इसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। दोस्तों, अरबों, सबसे पहले मैंने बताया था कि अरबों का और भारतीयों का बहुत अच्छा संबंध था, मित्रतापूर्वक संबंध था। यहाँ से अरबवासी व्यापार करने के लिए आते थे और यहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ले जाते थे। तो आक्रमण का आपको पता ही चल गया होगा कि फिर अरबवासियों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। आक्रमण का जो मैंने आपको कारण बताया है दोस्तों कि श्रीलंका से, कहाँ से? श्रीलंका से 8 जहाजी बेड़े ईरान के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक सिंध जगह पड़ती है। दोस्तों, कौन सी जगह पड़ती है? सिंध जगह पड़ती है। उस सिंध जगह पर इन 8 जहाज़ों को समुद्री लुटेरों द्वारा, किनके द्वारा दोस्तों? समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। जिस क्षेत्र के पास में लूटा जाता है वो क्षेत्र का नाम है दोस्तों सिंध। क्या नाम है दोस्तों? सिंध नाम है। और इस सिंध का शासक था दाहिर सेन। कौन था दोस्तों? दाहिर सेन था, जो एक हिंदू शासक था। इन जहाज़ों को ईरान जाना था। कहाँ पर जाना था दोस्तों? ईरान जाना था। और ईरान का उस समय खलीफा था। खलीफा का नाम आपको पता है दोस्तों। खलीफा कौन था? वालिद। खलीफा का नाम क्या था दोस्तों? वालिद था। और यहाँ पर ईरान का जो प्रांतपाल का नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था दोस्तों? अल हज्जाज। इस घटना को होने के बाद में प्रांतपाल अल हज्जाज ने दाहिर सेन से बोला कि जो 8 जहाज़ लूटे गए हैं वो हमें वापस कीजिए, क्योंकि आपके क्षेत्र में लूटे गए हैं, या हमें इनका हर्जाना दो या इन पर कार्यवाही करो कि इनको किसने लूटा। लेकिन दाहिर सेन इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और साफ शब्दों में बोल देता है कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, आप जानो और आपका काम जाने। इससे ही क्रोधित होकर दोस्तों आपको बताया होगा कि अल हज्जाज ने दाहिर सेन पर कितने बार? 2 बार असफल आक्रमण किए। दोनों बार असफल होने के बाद में अल हज्जाज का मैंने दोस्तों बताया था एक दामाद था। क्या था दोस्तों? दामाद था। दामाद के साथ ये भतीजा भी था। भतीजा या दामाद दोनों ही था। और उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। दोनों असफल प्रयास करने के बाद में अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। और किसके पास भेजा दोस्तों? दाहिर सेन से युद्ध के लिए एक बड़ी विशाल सेना लेकर भेजा। दाहिर सेन ने सिंध छट्टा के नामक स्थान पर आक्रमण 711 में किया और सिंध पर दाहिर सेन पर 712 में आक्रमण किया। इसे इतिहास में रावर का युद्ध कहते हैं दोस्तों। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? रावर का युद्ध। इस युद्ध में दाहिर सेन लड़ता हुआ मारा जाता है। उसके बाद में उसकी पत्नी रानी देवी मोहम्मद बिन कासिम के साथ बड़ा संघर्ष करती है, लेकिन वो भी असफल रहती है। तो उसने जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों? वो जोहर कर लेती है। जोहर को आप मैंने बता ही दिया कि जोहर क्या होता है। जोहर करने के बाद में मैंने बताया था दाहिर सेन की मृत्यु के बाद में यहाँ सिंध से आगे उसने ब्राह्मणवाद की तरफ आगे बढ़ा। यहाँ से इनका एक पुत्र था जय सिंह। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है, जय सिंह यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद में दोस्तों दाहिर सेन की एक पत्नी और थी लाडो देवी। क्या नाम था दोस्तों? लाडो देवी। और इसकी 2 पुत्रियाँ थी, सूर्य देवी
सूर्य देवी और परमल देवी ये तीनों मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लग जाती है। लाडो देवी की हत्या कर देता है और सूर्य देवी और परमल देवी को यहाँ के खलीफा वालिद के सामने पेश कर देता है। बड़ी चालाकी से सूर्य देवी और परमल देवी दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवाकर अपना बदला पूरा करती है। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कब की बात है दोस्तों? 713 ईस्वी में। 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। मुल्तान पर आक्रमण करता है दोस्तों 713 ईस्वी की बात है। कब की बात है दोस्तों? 713 ईस्वी की। 713 ईस्वी में जब मुल्तान पर आक्रमण करता है तो दोस्तों कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान में इतना धन मिला, इतनी धन संपदा मिली कि दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर सोने का नगर कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? सोने का नगर या स्वर्ण नगरी। मुल्तान से बहुत अधिक मात्रा में खजाना मिलने के कारण दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर सोने का नगर या स्वर्ण नगरी नाम रख देता है। दोस्तों इसी के साथ अरबों का आक्रमण समाप्त होता है, क्योंकि आपके जो लेसन है उसमें यही बातें हैं और हमें ज़्यादा डीपली में नहीं पढ़ना है। इसके बाद में दोस्तों तुर्कों का आक्रमण, वो भी हम पढ़ेंगे। अरबों के आक्रमण के बाद में आपके लेसन में है तुर्कों का आक्रमण वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम से बदला ले लेते हैं। दोस्तों भारत में ऊंट और खजूर का पालन अरबों की ही देन है। मुल्तान विजय के बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने कहा जाता है कि भारत पर जजिया कर लगाया। ये जजिया कर ब्राह्मणों, अपंगों, बच्चों और वृद्धों से नहीं लिया जाता था। इसी के साथ जो हमारा अरब आक्रमण है वो यहीं समाप्त होता है। उसके बाद में हम दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। तो दोस्तों इस प्रकार से सूर्य देवी और परमल देवी ने अपना जो वादा था या अपना बदला था वो निभाया। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि अरबों के द्वारा या अरबों से भारत में ऊंट पालन और खजूर पालन की जो देन है वो हमें अरबों से ही प्राप्त थी। इससे पहले भारत में ऊंट नहीं था और खजूर की खेती भी नहीं की जाती थी। अरब वासी अपने साथ ऊंट पालन और ये खजूर पालन दोनों भारत लाए। कहा जाता है कि 713 में मुल्तान विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर लगा दिया। ये जो जजिया कर होता था दोस्तों ब्राह्मणों से, अपंगों से, वृद्ध से, स्त्रियों से या बच्चों से नहीं लिया जाता। इसी के साथ में दोस्तों अरब आक्रमण की होती है विदाई और एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है तुर्क आक्रमण। अब हम विस्तार से दोस्तों पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण दोस्तों 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमण हुए और 10वीं सदी में तुर्क आक्रमण हुए। तो बात करते हैं हम दोस्तों 10वीं शताब्दी या 10वीं सदी की। उस समय भारत पर जो आक्रमण हुए, भारत ने जिनका सामना किया वो थे तुर्की। दोस्तों हम विस्तार से फिर पढ़ते हैं। एक जगह है जिसका नाम है अफगानिस्तान।
एक देश है दोस्तों जिसका नाम है अफ़गानिस्तान, और इस अफ़गानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों गजनी। क्या नाम है दोस्तों? गजनी। एक जगह है गजनी जो अफ़गानिस्तान में है, और यहीं से तुर्क आक्रमण भारत पर हुए। हमने पढ़ा इससे पहले अरब आक्रमण जो ईरान इराक से हुए, मुसलमानों के द्वारा हुए। अब हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण जो अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों 10वीं सदी की। 10वीं सदी में एक व्यक्ति जिसका नाम है सुसुप्तगेन। क्या नाम है दोस्तों? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन एक व्यक्ति है जिसका नाम है दोस्तों सुबुक्तगीन, जिसने यामिनी वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की दोस्तों? यामिनी वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? यामिनी वंश की स्थापना की। और 977 ईस्वी में ये गजनी का शासक बना दोस्तों। कहाँ का शासक बना? गजनी का शासक बना। हम बात कर रहे हैं तुर्क आक्रमणों की, और जो तुर्क आक्रमण भारत पर हुए वो गजनी से हुए दोस्तों। कहाँ से हुए? गजनी से हुए, और गजनी है अफ़गानिस्तान में। वर्तमान में गजनी कहाँ पर है दोस्तों? अफ़गानिस्तान में है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुबुक्तगीन, और इसने यामिनी वंश की स्थापना की। कौन से वंश की दोस्तों? यामिनी वंश की स्थापना की, और 977 ईस्वी में ये गजनी का शासक बन बैठा। 977 ईस्वी में ये गजनी का शासक बन बैठा। साम्राज्यवादी नीति वाला व्यक्ति था, तो इसने भारत की तरफ आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों यहाँ से अपार धन संपदा को लूटना था। इसका मुख्य उद्देश्य था जो भारत में अपार धन संपदा है। भारत में क्या है दोस्तों? अपार धन संपदा है, इसको लूटना था। भारत की अपार धन संपदा को लूटना है। 15वीं शताब्दी के लिए बोला जाता है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने कहावत की थी कि भारत या हिंदुस्तान एक अथाह खजाने का गड्ढा है। यहाँ पर आने के लिए जगह तो है, लेकिन वापस जाने के लिए जगह नहीं है। अर्थात भारत एक सोने की चिड़िया है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तभी अंग्रेज़ों की एक और कहावत थी दोस्तों कि भारत एक भूखा नंगा देश है, यहाँ पर हर तीसरा व्यक्ति भूख के कारण मर रहा है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि विदेशी आक्रमणकारियों ने या विदेशियों ने हमारे भारत पर कितना शोषण किया। जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो एक भूखा नंगा देश बन बैठा। हम बात कर रहे हैं तुर्क आक्रमणों की, और ये गजनी से प्रारंभ होते हैं। एक वंश का नाम है यामिनी वंश, और इसका संस्थापक जो प्रथम शासक या संस्थापक हम बोल सकते हैं उसका नाम है सुबुक्तगीन। 977 ईस्वी में गजनी का शासक बन गया। सर्वप्रथम दोस्तों हम बता दें आपको कि सर्वप्रथम इसने पंजाब पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया दोस्तों? पंजाब पर। भारत के कौन से क्षेत्र पर? पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया। पंजाब क्षेत्र पर दोस्तों इसने आक्रमण किया, और पंजाब का शासक था जयपाल। कौन था दोस्तों? जयपाल। पंजाब का शासक था जयपाल। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, सुबुक्तगीन जयपाल को हराने में नाकाम रहा, लेकिन इसने षड्यंत्र का सहारा लेकर जयपाल को संधि के लिए विवश कर दिया। किसको विवश कर दिया दोस्तों? जयपाल के लिए संधि के लिए विवश कर दिया। दूसरी बार फिर दोस्तों सुसुप्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया, और जयपाल को फिर एक बार संधि के लिए विवश कर देता है। दोस्तों इन दोनों युद्धों के दौर में ये जो सुबुक्तगीन था, यामिनी वंश का शासक था, इसने पेशावर मगहर तक अपना शासन स्थापित कर लिया। पेशावर जो वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है, वो पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। आज़ादी से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो पाकिस्तान में एक जगह थी पेशावर। कौन सी जगह दोस्तों? पेशावर तक इसने अपना आधिपत्य शासन स्थापित कर लिया।
शासन स्थापित कर लिया। इसने सर्वप्रथम पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया दोस्तों? जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल को संधि के लिए विवश कर दिया। दूसरी बार दोस्तों फिर इसने जयपाल पर आक्रमण किया कुछ ही वर्षों के बाद में, और फिर जयपाल को संधि के लिए विवश कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों, सुबक्तगीन की मृत्यु 998 ईस्वी में हो जाती है। 977 ईस्वी में ये शासक बनता है और 998 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले, मृत्यु से पहले और शासक बनने के बाद इसने भारत पर 2 बार आक्रमण किए और दोनों ही किस पर किए दोस्तों? जयपाल पर आक्रमण किए। सुबक्तगीन के 2 पुत्र थे दोस्तों। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था इस्माइल, एक पुत्र का नाम इस्माइल था और दूसरे छोटे पुत्र का नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था दोस्तों? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी था। सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद में बड़ा पुत्र इस्माइल शासक बना। कहाँ का शासक बना दोस्तों? गजनी का शासक बना। कहाँ का शासक बना? गजनी का। और गजनी कहाँ पर है दोस्तों? अफगानिस्तान में। लेकिन जो दोस्तों इस्माइल था वो शासन सही ढंग से संभाल नहीं सका। इसी कारण महमूद गजनवी ने अपने बड़े भाई इस्माइल की कर दी हत्या। दोस्तों क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में स्वयं शासक बन बैठा। कहाँ का शासक बन गया दोस्तों? गजनी का। कहाँ का दोस्तों? गजनी का। लगभग 999 ईस्वी के आसपास, कब की बात है 999 या 998 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी गजनी का शासक बन गया। महमूद गजनवी एक बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति वाला व्यक्ति था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसी कारण इसने भी अपने पिता की तरह भारत पर उत्तरी पश्चिमी सीमा की तरफ आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों हमने यहाँ तक देखा कि एक यामिनी वंश है और यामिनी वंश का जो संस्थापक था वो था सुबक्तगीन। सुबक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया हो। जयपाल कहाँ का शासक था दोस्तों? पंजाब का शासक था। कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था। सुबक्तगीन के बाद में जो शासक बना दोस्तों इस्माइल था, कुछ ही समय के लिए वो शासक बनता है, उसकी हत्या कर देता उसका छोटा भाई महमूद गजनवी और स्वयं शासक बन जाता है महमूद गजनवी। कौन शासक बन जाता है दोस्तों? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। दोस्तों ये गजनी का शासक है। कहाँ का शासक है दोस्तों? गजनी का। और आपको पता है दोस्तों गजनी वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। गजनी कहाँ पर है दोस्तों? अफगानिस्तान में है। जैसे महमूद गजनवी दोस्तों शासक बनता है, अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने की नीति से भारत की तरफ आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है और ये गजनी से भारत की तरफ आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों इतिहास में महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 17 बार। कहा जाता है कि दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए और जो इसका 16वां आक्रमण था, कौन सा आक्रमण दोस्तों? 16वां आक्रमण बहुत ही क्रूर और भयानक आक्रमण था। हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए और जो इसका 16वां आक्रमण था बहुत ही भयानक और क्रूर आक्रमण था। और जो ये 16वां आक्रमण था दोस्तों ये था सोमनाथ पर। कहाँ पर था दोस्तों? सोमनाथ पर। और ये सोमनाथ कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। हम बात करें महमूद गजनवी के आक्रमण, जो इसका 16वां आक्रमण था सोमनाथ पर था। कहाँ पर था दोस्तों? सोमनाथ पर। जिस समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया दोस्तों, उस समय सोमनाथ का शासक था दोस्तों भीमदेव। कौन था दोस्तों? भीमदेव। कौन था दोस्तों? भीमदेव।
महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया। जिस समय सोमनाथ पर आक्रमण किया उस समय सोमनाथ का शासक था दोस्तों भीमदेव। जैसे ही महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो इसकी विशाल सेना को देखकर शासक भीमदेव यहाँ से फरार हो गया, यहाँ से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों सोमनाथ की स्थानीय जनता वहीं पर टिकी रहती है और इनका सामना करती रहती है। यहाँ की जनता दोस्तों, सोमनाथ की जनता भागकर नहीं जाती है, यहीं पर टिकी रहती है। उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान सोमनाथ हमारी रक्षा करेंगे, भगवान सोमनाथ हमारी रक्षा करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। और इसी सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने। किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने 16वें आक्रमण के दौरान इस मंदिर को लूटा था। जब आक्रमण हुआ तो यहाँ से भीमदेव यहाँ से भाग जाता है और यहाँ की स्थानीय जनता इसी विश्वास के साथ यहाँ पर रुक जाती है कि भगवान सोमनाथ हमारी रक्षा करेंगे। दोस्तों जब आक्रमण हुआ तो आक्रमण के पहले दिन यहाँ की स्थानीय जनता ने महमूद गजनवी का भरपूर डटकर प्रयास के साथ संघर्ष किया और महमूद गजनवी की सेना को पीछे धकेल दिया। महमूद गजनवी की जो सेना थी उसको पीछे धकेल दिया। जो 16वां आक्रमण था दोस्तों, 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण, भारत पर कुल 17 बार 16वां आक्रमण था सोमनाथ पर था। तो सोमनाथ का उस समय दोस्तों शासक था भीमदेव आक्रमण की खबर सुनकर यहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन सोमनाथ की जो स्थानीय जनता थी वो इसी विश्वास के साथ टिकी हुई थी कि भगवान सोमनाथ आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। आक्रमण जब युद्ध प्रारंभ हुआ उसके पहले दिन या प्रथम दिन स्थानीय जनता ने महमूद गजनवी की सेना के साथ संघर्ष किया और बहुत कड़ा संघर्ष किया। जो सोमनाथ था इनकी सेना को सोमनाथ में प्रवेश नहीं होने दिया। पहले दिन सोमनाथ में प्रवेश होने नहीं दिया। दूसरे दिन दोस्तों सोमनाथ पर प्रवेश कर जाती है किसकी सेना? महमूद गजनवी की सेना दीवारों को लांघकर सोमनाथ में प्रवेश कर जाती है। फिर भी जनता यहाँ से अडिग रहती है, भागती नहीं है। इनको पूर्ण विश्वास है कि भगवान सोमनाथ आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। दूसरे दिन दोस्तों नगर के परकोटे में प्रवेश कर जाती है सेना और यहाँ के लोगों को मारना प्रारंभ कर देती है। दोस्तों तीसरे दिन सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण कर लेती है महमूद गजनवी की सेना और संपूर्ण सोमनाथ पर अपना अधिकार कर लेती है। दोस्तों जैसे ही सोमनाथ पर अपना आक्रमण करके अपना स्थापत्य कायम किया महमूद गजनवी, तो यहाँ पर भी कत्लेआम का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि लगभग 50,000 लोग, कितने लोग? 50,000 लोगों को कत्लेआम या मौत के घाट उतारा गया। 50,000 लोगों को सोमनाथ की जनता को कत्लेआम करके मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद में दोस्तों जो सोमनाथ का मंदिर था, सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा। बहुत सारा धन मिला और जो सोमनाथ के मंदिर की जो सोमनाथ की मूर्ति थी दोस्तों, इस मूर्ति को स्वयं महमूद गजनवी ने तोड़ा और तोड़कर दोस्तों यहाँ से इस मूर्ति को तोड़कर दोस्तों ये भेज देता है गजनी, मक्का, मदीना। सोमनाथ की मूर्ति को तोड़कर दोस्तों
सोमनाथ की मूर्ति को तोड़कर मूर्ति के टुकड़ों को महमूद गजनवी गजनी, मक्का और मदीना की जो भी मस्जिदें थी उनकी दीवारों में उनकी सीढ़ियों में चुनवा देता है। 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 इसके बाद दोस्तों संपूर्ण सोमनाथ पर इसने अधिकार कर लिया। पूरे सोमनाथ को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर की जो सोमनाथ जी की मूर्ति थी उसको स्वयं ने तोड़ा। गजनी, मक्का और मदीना भेजकर वहाँ की मस्जिदों की सीढ़ियों में इन मूर्ति के टुकड़ों को चुनवा दिया। इसके बाद दोस्तों जो महमूद गजनवी का अंतिम भारत पर आक्रमण था वो था दोस्तों सिंध के जाटों पर। किनके जाटों पर? सिंध के जाटों पर। सिंध के जाटों पर। जब महमूद गजनवी जब सोमनाथ को लूटकर वापिस गजनी जा रहा था। कहाँ जा रहा था दोस्तों? वापिस गजनी जा रहा था। तो सिंध के जाटों ने बीच रास्ते में सोमनाथ के मंदिर से जो खजाना लूटा था महमूद गजनवी के साथ झड़प करके कुछ धन लूट कर ले जाते हैं। इसी कारण महमूद गजनवी ने अपना अंतिम युद्ध किनके साथ किया? सिंध के जाटों के साथ किया। इनको बहुत भयंकर तरीके से हराया और इनका विनाश करके फिर वापस गजनी की ओर प्रस्थान कर गया। फिर इसके बाद में दोस्तों 1100 ईस्वी के आसपास हम बात करते हैं यहीं गजनी से। उससे पहले हम दोस्तों तुर्क आक्रमण को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान एक देश है, उसमें एक जगह है गजनी, और गजनी से ही सुबुक्तगीन ने अपना शासन संचालन शुरू किया। यामिनी वंश की इसने स्थापना की। कौन से वंश की दोस्तों? यामिनी वंश की। यामिनी वंश की इन्होंने स्थापना की। कौन से वंश की? यामिनी वंश की। और यामिनी वंश की स्थापना करने वाले का नाम है सुबुक्तगीन। या कहाँ पर शासन किया? गजनी पर अपना शासन स्थापित किया और यहीं से शासन का संचालन किया। दोस्तों गजनी वर्तमान में अफ़गानिस्तान है और महत्वाकांक्षी या साम्राज्य विस्तारवादी की दृष्टि से ही इसने भारत पर या अफ़गानिस्तान की उत्तरी पश्चिमी या भारत की पश्चिमी उत्तरी सीमा की ओर आक्रमण स्टार्ट कर देता है। इसने सबसे पहले पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। किस पर किया दोस्तों? पंजाब के शासक जयपाल को 2 बार हराया। 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। इसका बड़ा पुत्र इस्माइल था जो अयोग्य शासक था। इसका बड़ा पुत्र क्या नाम क्या दोस्तों? इस्माइल। क्या नाम है दोस्तों? इस्माइल। यह एक अयोग्य शासक था। इसका छोटा पुत्र था जो महमूद गजनवी था। कौन था दोस्तों? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने अपने बड़े भाई इस्माइल की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। दोस्तों आपको पता है इसने कुल 17 आक्रमण किए। भारत पर कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। और 17 आक्रमण में से जो 16वां आक्रमण था बहुत ही भयानक आक्रमण था जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। किस पर हुआ था दोस्तों? सोमनाथ पर आक्रमण किया दोस्तों। यहाँ की जनता को लूटा और सोमनाथ के आक्रमण के बाद दोस्तों सोमनाथ के मंदिर को लूटा। यहाँ से अपार धन संपदा को लूट लेता है। सोमनाथ की जो मूर्ति है भगवान सोमनाथ की स्वयं उसको तोड़ता है। उसको तोड़ने के बाद गजनी, मक्का, मदीना भिजवा कर वहाँ की मस्जिदों में सीढ़ियों में चुनवा देता है। आपको पता है दोस्तों सोमनाथ से लूटा हुआ धन जैसे ही गजनी लेकर जा रहा था तो बीच रास्ते में सिंध के जाटों ने इन पर आक्रमण किया और कुछ धन लूट कर ले जाते हैं। तो 17वां आक्रमण दोस्तों या इसका अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के ऊपर था। आज की सभा दोस्तों समाप्त होती है। कल फिर से नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।